हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कह सकते हैं सेल अगर एक पिक्चर है तो इस पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो इसको डिस्कवर किसने किया था? तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, उसको खोजा था या उसको क्रोमैटिन बोला था सबसे पहले फ्लेमिंग। किसने बोला था? फ्लेमिंग ने। आफ्टर स्टेनिंग बाय बेसिक प्रोटीन या बेसिक प्रोटीन या बेसिक डाई कहना बेहतर होगा। ठीक है। क्यों करते हैं बेसिक से? क्योंकि हम सबको पता है कि इस न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर कौन है? डीएनए। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एसिड को अगर हमें चेक करना है तो हमें एक बेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए यहां कौन सी डाई है? बेसिक डाई। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो हम स्टडी करते हैं वो होता है इंटरफेसिक न्यूक्लियस। इंटरफेसिक न्यूक्लियस। इंटरफेसिक न्यूक्लियस ही क्यों? क्योंकि इंटरफेस में जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस होता है। तो हमें एक पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। कहां पे? इंटरफेस में। नॉन डिवाइडिंग फेस होती है। इस नॉन डिवाइडिंग फेज में हम ये देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आइए देखते हैं कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है ड्यूरिंग इंटरफेज। तो इंटरफेज में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये हमने बना दिया आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जिस पॉइंट पर ज्वाइन होते हैं वहां उनके बीच में एक डिसरप्शन आता है, गैप आता है, और इस गैप को ही एक छोटा सा पोर का फॉर्मेशन होता है। इस पोर को हम कहते हैं न्यूक्लियस का पोर। मैंने दिखाने के लिए बड़ा बना दिया है, बट यही होता है न्यूक्लियस का पोर। तो इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं किसको? न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी और ये है इनर मेम्ब्रेन। और ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन जिस पॉइंट पर जुड़ती हैं यानी अटैच होती हैं, आपस में ज्वाइन होती हैं, तो बीच में कुछ डिसरप्शन छोड़ देती हैं, गैप छोड़ देती हैं। इन्हीं गैप्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है। सपोज करिए एक सेल है, तो हम इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। इस न्यूक्लियस को हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। तो इस न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन जहां जुड़ती है उस पॉइंट पर एक डिस्ट्रप्शन आता है, गैप आता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करते हैं, या कह सकते हैं बैरियर बनाते हैं, गैप बनाते हैं। मतलब कुछ भी ऑटोमेटिक अंदर नहीं जा सकता। अगर उसको जाना भी है तो स्पोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, एज पर द नीड ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो ये हुआ न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड
क्या, न्यूक्लियोप्लास्ट, अमॉर्फस सब्सटेंस का है ये। फिर हम कहें तो इसके अंदर कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। और आखिरी में एक ऐसे ही धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्रोमैटिन। इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, इसी को फ्लेमिंग ने क्या किया था, स्टेन किया था बेसिक डाइट से, और बताया था इसको क्या नाम दिया था, क्रोमैटिन। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो इंटरफेस में हम न्यूक्लियस को देख रहे हैं। ये न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेनलेस होता है, अभी इस पे हम बात करेंगे। ये उसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये उसका क्रोमैटिन होता है और ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The first one is nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, अगर हम इधर देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस होती है। डबल मेम्ब्रेनस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक आउटर है और एक इनर है। आउटर जो है, आउटर मेम्ब्रेन, उस वो कंटिन्यूअस है किसके साथ, कंटिन्यूअस विद ईआर। तो कभी कभी इस पर आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम भी पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन हैज राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, क्योंकि हम जानते हैं ईआर दो तरह का होता है, आरईआर और एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्म। अगर इसका आउटर मेम्ब्रेन ईआर के कांटेक्ट में है, एनसीईआरटी की अगर आपको डायग्राम याद हो तो ईआर जब हम बनाना शुरू करते हैं तो ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस पे अगर ईआर है, आरईआर है, एसईआर है, तो राइबोसोम का होना तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पर होना पॉसिबिलिटी होती है। फिर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है किसके साथ, इनर सब्सटेंस के साथ वो रहती है, उसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आते। अगर इनके हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन होता है फॉर्म बैरियर बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड सब्सटेंस, या बेटर हम कह सकते हैं न्यूक्लियस। फर्स्ट पार्ट हुआ कौन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो दो पार्ट में होता है, आउटर और इनर। आउटर कंटिन्यूअस होता है साथ में किसके, ईआर के। कभी कभी इसकी सरफेस पे आपको राइबोसोम भी देखने को मिल सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट चीज होती है न्यूक्लियर पोर। क्या होती है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर की अगर बात करें तो इसका फॉर्मेशन फॉर्म ड्यू टू disruption created by joining of nuclear membrane। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है, या बेटर वर्ड हम कहते हैं रेगुलेट करता है सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बोथ साइड या आइदर साइड। कौन सी चीज बाहर से अंदर आएगी, कौन सी चीज अंदर से बाहर जाएगी, ये सब इसी पोर के थ्रू होके जाते हैं, क्योंकि और कहीं से जाने का रास्ता तो है नहीं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर के बाद हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म वैसे ही कौन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड अमॉर्फस सब्सटेंस है जिसके अंदर
सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे आप कह सकते हो न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन होता है और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बेस बनाता है, जैसे साइटोप्लाज्म मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटी के लिए, वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियस की एक्टिविटी के लिए मेन एरिना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। तो हम एक बार कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, तो इट इज मेम्ब्रेनलेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल बॉडी। तो अगर इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो कुछ भी साइटोप्लाज्म होगा वो भी इसके अंदर होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन उसके लिए पार्टीशन करने के लिए है नहीं, तो जो कुछ भी सेल के अंदर होगा वो उसके अंदर भी पाया जाएगा। तो इट हैज सेम कंटेंट एज न्यूक्लियस ओके। इंपॉर्टेंट बात इसका फंक्शन, न्यूक्लियस जो होता है ये आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म आरआरएनए। आरआरएनए यानी ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, राइबोसोमल आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इसका साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिविटी ऑफ आरआरएनए। यानी अगर सेल एक्टिवली इन्वॉल्व है किसमें, आरआरएनए के फॉर्मेशन में, तो उसका साइज बड़ा होगा, और अगर सेल एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो उसका साइज छोटा होगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, हम कह सकते हैं फिफ्थ एंड लास्ट वन, क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन वही है जो आफ्टर कंडेंसेशन क्रोमोसोम बन जाएगा, बट यहाँ हम क्रोमैटिन ही पढ़ेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो न्यूक्लियस हम पढ़ रहे हैं वो किसका है, इंटरफेस का है। और हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। वो बनते हैं और फिर वो डिकंडेंस हो जाते हैं। तो ये डिकंडेंस फॉर्म में जो क्रोमैटिन है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फ्लेमिंग ने खोजा था, और फ्लेमिंग ने जब इसके ऊपर स्टेनिंग की तो आफ्टर स्टेनिंग कुछ डार्क कलर के हो गए और कुछ लाइट कलर के रह गए। डार्क वाले डार्क इसलिए रह गए क्योंकि वहां पे डीएनए का कॉम्पैक्शन ज्यादा था, मतलब वहां डीएनए ज्यादा था और यहाँ डीएनए कॉम्पैक्शन क्या था, कम था। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कलर कर रहे हो और वहां वो सब्सटेंस हो तो गाढ़ा हो जाएगा, और सब्सटेंस कम हो तो लाइट कलर आएगा। तो यहाँ जब इन्होंने स्टेनिंग की बेसिक डाई से, तो जहां डीएनए ज्यादा था वो पोर्शन क्या हो गया, डार्क हो गया, जहां डीएनए कम था वो पोर्शन लाइट हो गया। जो पोर्शन ज्यादा हुआ उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। और जो पोर्शन लाइट रह गया उसको कहते हैं यूक्रोमैटिन। क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन। तो हम इसकी बात करते हैं कि यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, क्योंकि ये नीट में आया हुआ सवाल है, तो इसकी हम बात करते हैं। पहले हम देखते हैं यूक्रोमैटिन और फिर देखते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में क्या फर्क है? जब स्टेनिंग की गई, सपोज करिए इसकी हमने स्टेनिंग की, तो स्टेनिंग के बाद जहां ज्यादा डीएनए थे वहां डार्क कलर आया और जहां कम डीएनए थे वहां लाइट कलर आया। तो जो पोर्शन डार्क है उसको हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं और जो पोर्शन लाइट है उसको
यूक्रोमैटिन कहते हैं। तो लाइट इन कलर आफ्टर स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद इसका कलर कैसा था, लाइट था। डार्क इन कलर आफ्टर स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद इसका कलर क्या था, डार्क था। नेक्स्ट, ये लाइट क्यों रह गया, क्योंकि लेस कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए वहां ज्यादा भरा नहीं था। तो ये डार्क क्यों हो गया, मोर कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए। इसके बाद ये जो यूक्रोमैटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यानी एक्चुअल में जो ट्रांसक्रिप्शन में जाता है वो कौन होता है, यूक्रोमैटिन, और ये होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो ये है यूक्रोमैटिन और हाइड्रोक्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या करेगा, कंडेंस करेगा। पहले तो अनटैंगलिंग होगी, फिर मेटाफेज में जाके ये कंडेंस कंसंट्रेशन पूरा होगा, मेटाफिजिक प्लेट पे आएंगे, मेटाफिजिक प्लेट पे आने के बाद सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, स्प्लिट होकर अपोजिट पोल पे जाएंगे, और फाइनली ये क्रोमोसोम फिर से क्या बन जाएंगे, क्रोमैटिन, और सेल हो जाएगा डिवाइड। तो वो फर्दर की प्रोसेस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। रही बात, जनरली न्यूक्लियस सेल्स के अंदर एक ही होता है, बट कहीं कहीं एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और आफ्टर मैच्योरिटी, जैसे ह्यूमन आरबीसी है और सीव सेल्स है, सीव ट्यूब है, उसके अंदर क्या होता है, आफ्टर मैच्योरेशन न्यूक्लियस नहीं होता। कंडीशन को कहते हैं ई न्यूक्लिएट। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस।